Hello everyone, this is our English class and today we will study some literary terms as given in your chapters. Lesson, or not lesson, poem, The Hope, and there are some literary terms given in the end of this poem. So the first one is metaphor. Metaphor is a figure of speech which makes an implicit, implied, or hidden comparison between two things that are unrelated but have some common characteristic. मेटाफर जो है एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो पूरी तरीके से ना कंपैरिजन करके एक छुपा हुआ तरीके से कंपेयर करके या एक अलग तरीके से कंपेयर करता है दो चीजों को जो एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है लेकिन कुछ उनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है या कॉमन सिमिलैरिटीज है. फॉर एग्जाम्पल, कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट. अब कैमल को क्या कंपेयर किया गया है? शिप ऑफ डिजर्ट बोला गया है कि वो आसानी से कैमल जो है वो डिजर्ट के अंदर चल देता है, इसीलिए उसको शिप बोला गया है. देन सेकंड वन इज लाइफ इज अ जर्नी. जिंदगी क्या है? एक यात्रा है. ठीक है. दिस कंपैरिजन इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपैरिजन विच इज यूज्ड इन अ सिमिली. अब ये जो कंपैरिजन होता है मेटाफोर के अंदर, ये सिमिली से बिल्कुल डिफरेंट होता है. हियर वी डू नॉट यूज लाइक और एज. हम यहाँ पर इन शब्दों का यूज नहीं करते जैसे कि लाइक और एज. मेटाफोर इज नॉट एन एक्सप्लिसिट कंपैरिजन. ये क्लियर कंपैरिजन नहीं होता है. Hope is the creation of soul is a fine example of from the poem by राजन अग्रवाल. राजन अग्रवाल की जो पोम है उसके अंदर सिंपली ये लाइन लिखी हुई है कि होप जो है वो क्या है? एक क्रिएशन है आत्मा का. वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मेटाफोर का. Then the second one is conceit. It is an elaborate, fanciful metaphor, especially of a strained or फार फेश्ड नेचर. अब ये एक इलेबोरेट यानी आगे बढ़ा चढ़ा करके थोड़ा फैंसी तरीके से यूज किया जाता है मेटाफोर का, और यहाँ पर इसका नेचर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है. ठीक है, जोर दिया जाता है यहाँ पे. मेटाफिजिकल पोएट्स लाइक जॉन डन योक्ड टुगेदर मोस्ट हेट्रोजेनस एलिमेंट्स. अब यहाँ पे जो फेमस मेटाफिजिकल पोएट्स रहे हैं जॉन डन, उन्होंने इस्तेमाल किया है इसका बहुत ही अलग तरीके से इस एलिमेंट का. Rajan Agarwal also chooses a metaphor from the field of mathematics when he says life is a derivative of the function called hope. अब यहाँ पर जैसे बड़ा चढ़ा करके मैंने भी आपको ऊपर बताया कि बड़ा चढ़ा करके फैंसीफुल तरीके से यूज किया जाता है ये मेटाफर का, तो यहाँ पे जिसे राजन अग्रवाल ने चूज किया है मेटाफर, उन्होंने मैथमेटिक्स से एक चीज ली है. लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कॉल्ड होप. जिंदगी क्या है? एक डेरिवेटिव फंक्शन है जिसको हम कहते हैं उम्मीद. यहाँ पर इन्होंने मैथमेटिक्स की टर्म का यूज किया, यानी कि ये कंपेयर तो कर रहे हैं एक दो चीजों को ही जिनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन सीधी बात कहने की बजाय ये और थोड़ा उसको फैंसीफुल तरीके से कह रहे हैं. मैथमेटिकल टर्म इन्वॉल्व कर रहे हैं एक लिटरेरी राइटिंग के अंदर यानी लिटरेचर के अंदर. ओके. देन इन नेक्स्ट द 7 एजेस ऑफ मैन, देयर आल्सो वी हैव सम terms. For example, the first one is blank verse. Blank verse is the poetry written with the help of regular metrical but unrhymed lines, almost in iambic pentameter. ब्लैंक वर्स जो है वो एक ऐसी पोइट्री होती है जहां पर रेगुलर मेट्रिकल चीज तो होती है एक, लेकिन ये सब राइम नहीं करती हैं. जैसे कि ये काफी हद तक iambic pentameter की तरह ही होती है. इट इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म इन इंग्लिश पोइट्री. ये सबसे कॉमन तरीका है इंग्लिश पोइट्री के अंदर, आपको इस तरह की चीजें मिल जाएंगी. कॉमन फॉर्म है ये. Like other famous writers, William Shakespeare wrote his plays and sonnet in blank verse. अब बाकी फेमस राइटर्स की तरह ही विलियम शेक्सपियर ने भी अपने प्लेज और अपने सोनेट जो है वो ब्लैंक वर्स में ही लिखी हैं. एंड द 7 एजेस ऑफ मैन इज अ फाइन एग्जाम्पल. ये 7 एजेस ऑफ मैन जो है ये इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो कि हमने कल पढ़ा था. कल की क्लास में 7 एजेस ऑफ मैन ही पढ़ा था. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइमिंग स्कीम जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है. Then we have iambic pentameter. The term describes the rhythm the words form in a line of verse. अब यहाँ पर टर्म जो है वो डिस्क्राइब करती है रिदम को, जो कि शब्द एक लाइन में आ रहे हैं उससे पता पड़ता है. It is measured in small groups of syllables called feet. अब ये मेजर की जाती है, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं syllables के जिनको हम बोलते हैं feet. यानी जो syllables के ग्रुप है उनको कह रहे हैं हम feet. In English, the word iambic refers to the type of foot which has unstressed syllable followed by a stressed syllable. अब इंग्लिश के अंदर ये वर्ड जो है iambic, उसको बोला जाता है कि ये इस तरह का फुट है
जहां पर एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल यानी कि जोर नहीं दिया गया एक सिलेबल और उसके बाद में एक स्ट्रेस्ड सिलेबल है, आई एम बिग। ठीक है, बाद में जो वर्ड आ रहा है उस पर स्ट्रेस किया जा रहा है, आई एम बिग। ठीक है, बिग पर हम ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, वो स्ट्रेस सिलेबल है, और आई एम जो है वो अनस्ट्रेस सिलेबल है। पेंटामीटर मीन्स दैट अ लाइन हैज 5 सच फीट। एक पेंटामीटर के माना जाता है कि इस तरह की लाइन के अंदर 5 फीट होते हैं। 5 फीट एज इन ग्रुप्स जो होते हैं वो सिलेबल्स के। iambic rhythms come relatively naturally in English. iambic rhythms जो है वो नेचुरल ही आती है इंग्लिश के अंदर। A standard line of iambic pentameter has 5 iambic feet in a row. एक स्टैंडर्ड लाइन जो होगी iambic pentameter की, उसके अंदर 5 आपको iambic feet मिलेंगे एक ही रो में। From William Shakespeare's sonnet 2, when I do count the clock that tells the time. अब यहाँ पर एक लाइन दी गई है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 5 जो है वो फीट है, जिसके अंदर एक स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा और एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होगा। Notation and scansion of a standard line is an iambic pentameter. Notation और scansion जो है वो दोनों ही चीजें सिमिलर हैं और वो एक स्टैंडर्ड लाइन में आपको मिल जाएंगी iambic pentameter। यानी कि आपको रिदम जो है वो देखने को मिल जाएगी। Then there is monologue. When on stage there is one speaker only. जब स्टेज पे होते हैं तो एक ही स्पीकर होता है and the rest are the listener. और बाकी जने जो होते हैं वो लिसनर होते हैं, बट दे डू एग्जिस्ट, और फिर वो एग्जिस्ट भी करते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग ड्रामेटिक मोनोलॉग वाज पॉपुलराइज्ड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो किसके द्वारा ज्यादा पॉपुलराइज किया गया है? रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। देन वी हैव सललकी। सललकी इट इज डिफरेंट फ्रॉम मोनोलॉग। ये डिफरेंट होती है मोनोलॉग से। इट इज अ मेथड स्टेज टेक्निक ऑफन यूज्ड इन ड्रामा when a character speaks to himself or herself। ये थोड़ा डिफरेंट है मोनोलॉग से। ये एक ऐसी स्टेज टेक्निक है जहां पर अक्सर ड्रामा होता है, जहां पर एक कैरेक्टर जो है अपने आप से ही बात कर रहा होता है। He shares his thoughts or feelings with the audience। वो अपने विचार, अपने थॉट्स जो है शेयर कर रहा होता है, अपनी भावनाएं शेयर कर रहा होता है ऑडियंस से। The other characters keep silent and are disregarded by the speaker। और बाकी कैरेक्टर्स चुप होते हैं या फिर उनको बिल्कुल जो बोल रहा है वो उन पर ध्यान नहीं देता है। Shakespeare has used some of the most powerful soliloquies in his plays, namely Othello, Macbeth, Hamlet, Julius Caesar and many others। शेक्सपियर ने इस soliloquy का काफी पावरफुल soliloquies का यूज किया है अपने प्लेस के अंदर, जिसमें है बेसिकली Othello, Macbeth, Hamlet, Julius Caesar and many others। तो ये हमने आज 4 चीजें करी हैं। आई होप आपको समझ में आई हो। 4 to 5 लिटरेरी टर्म्स हमने आज सीखी हैं एंड डू रिवाइज देम, डू लर्न देम, बिकॉज ये जो चीजें हैं ये आपके पोइट्री सेक्शन के अंदर या पोम सेक्शन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। और आपसे अगर जहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा आपको पोइट्री का, तो उसमें पूछा जाएगा कि यहाँ पे कौन सी लिटरेरी टर्म का यूज किया गया है या उसका आपको एक एग्जाम्पल देना है, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Okay students, have a nice day ahead. God bless you all. Happy learning.